आज का दिन कैसा भी गया हो, एक बात तो पक्की है। क्या? हम सब पर जानकारी की, विज्ञापनों की, नोटिफिकेशंस की एक लगातार बौछार हुई है। हाँ, ये तो है। टीवी, फोन, होर्डिंग, मतलब हर कोई हमारा ध्यान खींचने में लगा है। ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत ही शोर वाले बाजार में खड़े हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर किसी को अपनी आवाज सुनानी हो तो वो क्या करे? चिल्लाए या कुछ और करे? और यहीं से मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। ये सिर्फ मार्केटिंग या बिजनेस की बात नहीं है। नहीं। ये आज की दुनिया में अपनी जगह बनाने की बात है। और इसकी जड़ें एक बहुत बहुत पुराने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में है। अच्छा। हाँ, 1933 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थी, हेडविग वॉन रेस्टोर्फ। उन्होंने एक बड़ा सरल सा एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? उन्होंने लोगों को कुछ शब्दों की एक लिस्ट दी, जैसे पेन, बुक, टेबल, कुर्सी, लैंप, और बीच में कहीं एक शब्द डाल दिया, आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ, और बाद में जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें कौन सा शब्द याद है तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही शब्द याद था। आइसक्रीम ही होगा, जाहिर है। बिल्कुल, क्योंकि वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। सही। और इसी को वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग उन चीजों को फिल्टर कर देता है जो साधारण है और सिर्फ उस पर ध्यान देता है जो असाधारण है। और सेथ गोर्डन इसी आइडिया को आज के दौर में लाते हैं। हाँ, वो इसी साधारण से विचार को एक बहुत शक्तिशाली आइडिया में बदलते हैं, जिसे वो कहते हैं पर्पल काऊ। पर्पल काऊ मतलब एक बैंगनी गाय। ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है भी। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पर्पल काऊ आखिर है क्या भला। क्या ये सिर्फ कोई मजेदार विज्ञापन बनाने का तरीका है? और क्यों आज के दौर में कुछ अलग, कुछ असाधारण बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन गया है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी सवाल ये कि यह कैसे जाए? अपने प्रोडक्ट के लिए एक अजीब सा मजेदार सा ऐड बना दूं? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। अच्छा। गोर्डन साफ कहते हैं कि पर्पल काऊ कोई मार्केटिंग का हथकंडा नहीं है। ये कोई मेकअप नहीं है जिसे आप प्रोडक्ट बनाने के बाद ऊपर से लगा दें। तो फिर ये है क्या? इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो अपने आप में ही इतना दिलचस्प हो, इतना अलग हो कि लोग उसके बारे में बात करने पे मजबूर हो जाएं। मतलब प्रोडक्ट खुद ही अपनी कहानी का है? हाँ, विज्ञापनों को कहने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक। यही आप रिमार्केबल शब्द को तोड़ कर देखिए। रिमार्क एबल, जिस पे रिमार्क किया जा सके। बिल्कुल। अगर लोग आपके काम को देखकर रुकते हैं, सोचते हैं और किसी और को उसके बारे में बताते हैं, तभी वो रिमार्केबल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बनाने वाले को वो कितना अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि ग्राहक को वो बात करने लायक लगता है या नहीं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। पहले एक दौर था जिसे गोल्डन टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मुझे याद है, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो फैक्ट्रियों में लाखों की तादाद में एक जैसा सामान बनाती थी। हाँ, और फिर टीवी पर जाकर जोर जोर से उसके विज्ञापन चलाती थी। उनका मानना था कि अगर वो काफी देर तक और काफी जोर से चिल्लाएंगे तो लोग सुन लेंगे। और सच कहूं तो उस वक्त के काम करता था क्योंकि लोगों के पास विकल्प कम थे। सही, टीवी पर कुछ ही चैनल्स थे। अगर कोई विज्ञापन बार बार आता था तो वो दिमाग में बैठ जाता था। लेकिन अब तो वो दुनिया रही नहीं। बिल्कुल नहीं। आज अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे पास हजारों विकल्प हैं। मैं 10 वेबसाइट पर जाकर रिव्यू पढ़ सकता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख सकता हूँ, दोस्तों से पूछ सकता हूँ। हाँ, मैं अब सिर्फ विज्ञापन पर भरोसा नहीं करता। और यही उस पुराने मॉडल का अंत है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। पहले एक हिट टीवी शो को अमेरिका में सोचिए 7 करोड़ लोग देखते थे। 7 करोड़? हाँ, आज वो संख्या घट के 30 लाख रह गई है। इतना बड़ा फर्क? ध्यान बट चुका है। और जब सबका ध्यान बट चुका हो तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। लोग आपको नजरअंदाज करना सीख चुके हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब जो कंपनियां सोच रही हैं कि हम कुछ सेफ और भरोसेमंद बनाकर बाजार में टिके रहेंगे, असल में वही सबसे बड़ा खतरा मोड़ ले रही हैं। सही। बिल्कुल, गोर्डन का सबसे बड़ा आइडिया यही है। सेफ इज द न्यू रिस्की। सुरक्षित खेलना अब सबसे जोखिम भरा काम है। हाँ, और बोरिंग होना वो तो मौत का बुलावा है। सोचिए, अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको 100 भूरी गायें दिखती हैं तो आप शायद ध्यान भी नहीं देंगे। नहीं दूंगा। लेकिन अगर उसी झुंड में एक बैंगनी गाय खड़ी हो तो आप क्या करेंगे? मैं रुक जाऊंगा, मैं उसकी तस्वीर खींचूंगा, मैं घर जाकर सबको बताऊंगा कि मैंने आज एक पर्पल काऊ देखी। कर देता है। असाधारण होना अब ध्यान खींचने का एक तरीका नहीं है। ये इकलौता तरीका है। ये इकलौता तरीका है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि पुराना तरीका काम नहीं करता और अलग दिखना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबको खुश करने की कोशिश करना जोखिम भरा है, तो फिर सही रास्ता क्या है? रास्ता है ठीक इसका उल्टा करना। उल्टा? हाँ, सबके लिए कुछ बनाने की कोशिश छोड़ दो। इसके बजाय अपना सबसे छोटा मुमकिन बाजार चुनो। सबसे छोटा? हाँ,
वो कौन सा खास समूह है जिसे आपकी बात सुनने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी? वो कौन है जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे? उनके लिए कुछ ऐसा बनाओ जिसे वो अनदेखा कर ही ना सकें। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। मतलब अपना बाजार छोटा करना। ज्यादातर कंपनियां तो अपना बाजार बड़ा करने की कोशिश करती हैं। और यही पर सोच का फर्क है। एक बहुत मजेदार उदाहरण है। बताइए। आया और उसने वेज ऑप्शन मांगा। हम्म। शेफ बाहर आया और उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सर यहाँ से 4 दरवाजे छोड़कर एक बेहतरीन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अपने ही ग्राहक को दूसरी दुकान पर भेजना ये तो हिम्मत का काम है। बहुत हिम्मत का। मुझे लगता है ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसा करने से डरेंगे कि कहीं एक भी ग्राहक हाथ से न चला जाए। बिल्कुल डरेंगे। लेकिन उस रेस्टोरेंट के लिए वही दिन एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो कहानी फैल गई। अच्छा। लोगों को समझ आया कि ये रेस्टोरेंट अपने काम को लेके कितना गंभीर है। वो स्टेक बनाने में दुनिया में सबसे अच्छे हैं और वो इसी पर टिके रहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहकर कि हम सबके लिए नहीं हैं। उन्होंने उन लोगों को एक मजबूत संदेश दिया जिनके लिए वो थे, और वो लोग उस रेस्टोरेंट के दीवाने हो गए। मतलब कुछ लोगों को न कहकर आप कुछ दूसरे लोगों के लिए और ज्यादा खास बन जाते हैं। लिखा है पुल बनाने वाली। हाँ, उसका मालिक परेशान था कि वो बाकी कंपनियों से मुकाबला कैसे करे। सब एक जैसे विज्ञापन दे रहे थे, तो उसने एक ब्लॉग शुरू किया। और उसमें क्या लिखा? उसने इंडस्ट्री के सारे राज खोलने शुरू कर दिए। आज मतलब वो लिखने लगा कि फाइबर ग्लास पूल में क्या दिक्कतें आती हैं, दूसरी कंपनियां ग्राहकों से कौन सी बातें छिपाती हैं, पूल की लागत कैसे कम की जा सकती है। मतलब सब कुछ बता दिया। सब कुछ। उसने अपने प्रतियोगियों के बारे में भी खुलकर लिखा। इससे तो इंडस्ट्री में हंगामा मच गया होगा। उसके तो दुश्मन बन गए होंगे। बहुत दुश्मन बने। लेकिन ग्राहकों का क्या हुआ? ग्राहकों का उस पर भरोसा आसमान छूने लगा। लोगों ने देखा कि ये आदमी हमें कुछ बेचने की नहीं बल्कि सिखाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। वो उसके ब्लॉग को शेयर करने लगे, और जब किसी को अपने घर में पूल लगवाना होता तो वो किसके पास जाते? जाहिर है उसी के पास। बिल्कुल। उसने ध्यान खरीदने की कोशिश नहीं की, उसने भरोसा कमाया। और यही आज की पर्पल काउ रणनीति का सार है। एक मिनट, लेकिन ये सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए मैंने एक असाधारण प्रोडक्ट बना भी लिया, कुछ ऐसा जो सच में बहुत अच्छा है, अपने क्षेत्र में बेस्ट है, तो क्या वो अपने आप ही नहीं बिक जाएगा? मतलब एक अच्छे प्रोडक्ट को इस सब की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही एक पर्पल काउ है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। कौन सी कहानी? स्लाइस्ड ब्रेड, यानी कटी हुई ब्रेड की कहानी में। अच्छा, द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन स्लाइस्ड ब्रेड वाली कहानी। हाँ, वही। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड काटने की मशीन का आविष्कार 1912 में हुआ था? 1912 में? हाँ, एक बहुत ही शानदार आविष्कार था जो लोगों का समय और मेहनत बचाता था। लेकिन मजे की बात यह है कि अगले 15 सालों तक किसी ने उसे नहीं खरीदा। 15 साल? क्यों? वो तो इतनी काम की चीज थी। क्योंकि लोगों को उसकी कहानी समझ नहीं आई। उन्हें यह महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी में कटी हुई ब्रेड की कोई जगह है। तो आविष्कार अपने आप में काफी नहीं होता। नहीं, वो तब तक बेकार है जब तक उसकी मार्केटिंग ना की जाए, जब तक उसकी कहानी लोगों तक ना पहुंचे और उन्हें उत्साहित ना करे। तो फिर ये हिट कैसे हुई? ये तब हिट हुई जब वंडर ब्रेड नाम की एक कंपनी ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया और इसकी मार्केटिंग एक जादू की तरह की। उन्होंने लोगों को दिखाया कि इससे उनकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक आइडिया बेचा, और तब जाकर स्लाइस्ड ब्रेड वो चीज बनी जिसे आज हम जानते हैं। तो आप कह रही हैं कि प्रोडक्ट बनाना और उसकी कहानी बनाना ये दो अलग अलग काम नहीं हैं? नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज के दौर में तो बिल्कुल। पहले आप प्रोडक्ट बनाते थे, फिर मार्केटिंग टीम को कहते थे कि जाओ इसे बेचो। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब क्या करना होगा? अब आपको प्रोडक्ट बनाने के पहले दिन से ये सोचना होगा कि लोग इसके बारे में बात क्यों करेंगे। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो शायद आपको वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहिए। आज के दौर के उदाहरण देखें तो सुप्रीम जैसी टी शर्ट कंपनी या इंस्टेंट पॉट जैसे किचन अप्लायंस, मैंने तो कभी इनके टीवी विज्ञापन नहीं देखे। नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो अपनी कहानी फैलाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। तो कैसे फैलते हैं वो? उनका प्रोडक्ट या उनकी ब्रांड की कहानी इतनी मजबूत है कि लोग खुद उसके मार्केटर बन जाते हैं। प्रोडक्ट ही मार्केटिंग बन जाता है? बिल्कुल। ठीक है, ये सब नए कूल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के लिए तो समझ आता है, लेकिन क्या एक बोरिंग प्रोडक्ट पर्पल काउ बन सकता है? जैसे मुझे नहीं पता, डिटर्जेंट या एक लिफ्ट? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इनके बारे में कौन बात करेगा? क्योंकि ज्यादातर बिजनेस बोरिंग ही होते हैं, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है।
टाइड डिटर्जेंट का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, सफल और भरोसेमंद ब्रांड है, लेकिन क्या आपने कभी किसी को डिनर पार्टी में टाइड डिटर्जेंट के बारे में पैशनेटली बात करते सुना है? नहीं, कभी नहीं। ये बस एक डिटर्जेंट है, काम करता है, बात खत्म। हाँ, ये रिमार्केबल नहीं है, ये बस सेफ है। बिल्कुल। तो टाइड एक पर्पल काउ कैसे बन सकता है? सोचिए, अगर टाइड एक नया डिटर्जेंट लॉन्च करे जो सिर्फ पौधों से बना हो, जिसमें कोई केमिकल ना हो, जो खास तौर पर बच्चों की नाजुक त्वचा के लिए बनाया गया हो, और जिसकी हर बोतल की बिक्री से कंपनी एक पेड़ लगाएगी। वाह, अब ये सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं रहा, नहीं, अब ये एक मिशन बन गया। अब ये सिर्फ कपड़े साफ नहीं कर रहा, ये दुनिया को भी साफ करने में मदद कर रहा है। और ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है जिसे मैं शायद अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा। अब आप समझें, प्रोडक्ट वही है, डिटर्जेंट, लेकिन उसके पीछे की सोच, उसकी कहानी ने उसे साधारण से असाधारण बना दिया। अब लोग इसके बारे में बात करेंगे। बात सही है। और लिफ्ट का क्या? एक लिफ्ट कंपनी ने देखा कि सारी लिफ्ट एक जैसे, बोरिंग और स्टील के डब्बे जैसी होती हैं। हाँ, होती तो है। तो उस कंपनी ने अपने लिफ्ट को एक लग्जरी अनुभव में बदल दिया। उन्होंने लिफ्ट के अंदर क्लासिकल म्यूजिक लगवाया, महंगे डिजाइनर से लाइटों डिजाइन करवाई, प्रीमियम इंटीरियर। बिल्कुल। अब उनकी लिफ्ट सिर्फ एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने का साधन नहीं था, वो एक अनुभव थी। हाँ। और अब जो आर्किटेक्ट्स अपनी नई शानदार बिल्डिंग बना रहे थे, वो अपनी बिल्डिंग में एक बोरिंग डब्बा नहीं लगाना चाहते थे। वो उस लिफ्ट को अपनी बिल्डिंग की शान समझते थे। एकदम सही। उस कंपनी ने एक उबाऊ प्रोडक्ट को असाधारण बना दिया, सिर्फ ये पूछकर कि हम इसे अलग कैसे बना सकते हैं। तो संदेश साफ है। हाँ, आपका प्रोडक्ट क्या है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, जितना इससे पड़ता है कि आप उसके बारे में सोचते कैसे हैं। बिल्कुल। तो अगर आज की पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटें तो वो क्या होगी? शायद यही कि आज के शोर भरे बाजार में सबसे अच्छा होने की कोशिश करने से बेहतर है सबसे अलग होने की कोशिश करना। और ये अलग होना कोई दिखावा या नौटंकी नहीं होनी चाहिए। पर्पल काउ वो सोच है जो किसी आइडिया के जन्म के साथ ही शुरू होती है। ये प्रोडक्ट की आत्मा है। हाँ, उसका डीएनए है। ये वो वजह है जिसके कारण कोई आपके प्रोडक्ट को चुनेगा और फिर उसके बारे में दूसरों को बताएगा। आज हमने देखा कि कैसे पारंपरिक मार्केटिंग का दौर खत्म हो चुका है और सुरक्षित खेलना ही आज के दौर का सबसे बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। और ये भी समझा कि सबके पीछे भागने से बेहतर है कि एक छोटे सही समूह के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो उनके लिए यादगार बन जाए। और सबसे जरूरी, कहानी का महत्व। हाँ, स्लाइस्ड ब्रेड से लेकर उस पूल बनाने वाले तक एक शानदार आविष्कार भी तब तक सफल नहीं होता जब तक उसकी कहानी लोगों के दिलों तक न पहुंचे। बिल्कुल। तो मतलब साफ है, बोरिंग मत बनो, साधारण मत बनो। कुछ ऐसा बनाओ, कुछ ऐसा कहो जो लोगों को रुकने, सोचने और सबसे जरूरी, बात करने पर मजबूर कर दे। और यही पर भविष्य का एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा डरावना सवाल भी खड़ा होता है। क्या? सेथ गोर्डन ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया है। अच्छा। एआई क्या कर सकता है? वो पैटर्न को पहचान सकता है और उसे दोहरा सकता है। हाँ, वो सब कुछ बहुत अच्छे से बना सकता है जो अच्छा है या औसत है। वो कोड लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, लेख लिख सकता है। हर वो काम जो नियमों पर आधारित है, एआई उसमें माहिर हो सकता है। तो सोचिए, अगर एआई हर वो काम कर सकता है जो अच्छा है, तो फिर इंसानों के लिए क्या बचेगा? शायद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम वो करें जो एआई नहीं कर सकता। हम वो बनाएं जो एआई सोच भी नहीं सकता। कुछ सच में अनोखा, अप्रत्याशित, मानवीय और असाधारण। हाँ। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि आप इस भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे। सवाल ये है कि जब एआई खुद एक अनथेन भीड़ बनाने लगेगा, लाखों अच्छे गाने, लाखों अच्छी तस्वीरें, लाखों अच्छे प्रोडक्ट्स की भीड़, तब आपकी पर्पल काउ कैसी दिखेगी?